अच्छा जी, तो आज जो हमें टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज डेप्रिसिएशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डेप्रिसिएशन का जो मतलब है, डेप्रिसिएशन के वर्ड का मतलब क्या है। तो देखिए, आप हमने पता है, हमें नॉन करंट एसेट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सो डेप्रिसिएशन के टॉपिक को हम लोग अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं, कि भाई नॉन करंट एसेट्स को बिजनेस किस तरीके से अकाउंटिंग करेगा, उसको किस तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मेंटेन करेगा, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें वो सारी की सारी डेप्रिसिएशन के टॉपिक के अंदर लाई करती है। सो डेप्रिसिएशन की बेसिकली दो डेफिनेशन है जिसको हमने डिस्कस करना है। अब पहली जो डेफिनेशन है वो क्या है भाई, डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। पहली जो डेफिनेशन है यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, इट इज द ग्रेजुअल फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। यहाँ पे लॉस लिखा हुआ, आप इसको फॉल भी कह सकते हो, दैट इट इज द ग्रेजुअल फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। अगर मैं एक नॉन करंट एसेट आज खरीद रहा हूँ, अब वो गाड़ी भी हो सकती है, वो कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। तो अब अगर मैंने कोई एक नॉन करंट एसेट एक्वायर कर लिया, इधर गाड़ी एक्वायर कर लिया है, या लेट से मैंने कोई क्या कहते हैं बिल्डिंग एक्वायर कर लिया है, या कोई मशीनरी एक्वायर कर ली है, तो अब अगर मैंने आज लेट से अगर जो मोटर व्हीकल एक्वायर की है 5 लाख रुपए की या 10 लाख रुपए की, अगले 5 सालों के अंदर वो मोटर व्हीकल उतने की तो नहीं रहेगी ना, मोटर व्हीकल अपनी वैल्यू लूज करेगी। मैंने अगर आज गाड़ी 10 लाख रुपए की मेरे बिजनेस ने ली है, तो अगले 2 सालों बाद उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू डेफिनेटली कम हो चुकी होगी, 6 लाख 7 लाख, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू के अंदर डेफिनेटली फॉल आ चुका होगा। तो ये जो फॉल इन दी वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो कि ये कहता है कि भाई आपके अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो आपने उसको कम करके दिखाना है। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, स्टेट्स दैट प्रॉफिट्स एंड एसेट्स शुड नेवर बी अंडर और ओवर स्टेटेड। ना ही आपके प्रॉफिट्स और एसेट्स ओवर स्टेटेड होने चाहिए, ना ही अंडर स्टेटेड होने चाहिए। तो अगर आपकी किसी एसेट की वैल्यू कम हो चुकी है, तो आप उसको कम करके दिखाओगे, क्योंकि अगर आप कम करके नहीं दिखा रहे तो यू आर गोइंग अगेंस्ट दी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, जिसने ये कह दिया है कि आपके एसेट्स और प्रॉफिट्स क्या होने चाहिए, आपके एसेट्स और प्रॉफिट्स ट्रू एंड फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड होने चाहिए। यानी कि अगर कोई फॉल आया है तो यू मस्ट शो दैट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। अच्छा, एक तो ये डेफिनेशन हो गई। अब जो दूसरी डेफिनेशन है विच इज, जिसको मैं अगेन हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, इट इज चार्ज। ठीक है, दोनों डेफिनेशन एप्लीकेबल है, आप दोनों डेफिनेशन पेपर के अंदर लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। सिर्फ दो डेफिनेशन दी हुई इसलिए ताकि जो दोनों अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आप समझ सको, क्योंकि जो सवाल आता है अक्सर वो ये आता है कि भाई डेप्रिसिएशन जो आप चार्ज कर रहे हो, ये कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इस डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं। तो उसके अंदर आपको बताना होता है कि पहले प्रूडेंस कॉन्सेप्ट सपोर्ट करता है, बिकॉज एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आपके एसेट्स और प्रॉफिट्स ओवरस्टेट नहीं होने चाहिए, और अगर किसी एसेट की वैल्यू के अंदर फॉल आ रहा है तो वी मस्ट शो दैट फॉल, ताकि आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और आप जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ उसके अंदर एक ट्रू एंड फेयर व्यू आप रिप्रेजेंट कर सको। देन डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ द एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अब ये वाली बात क्या है भाई, कि आप पहले कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन ग्रेजुअल फॉल इन वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट, जो कि बात समझ भी आती है कि भाई थोड़े टाइम बाद आप अगर आज एक एसेट खरीद रहे हो, कोई भी एसेट आप खरीद रहे हो आज नॉन करंट एसेट, अगर आप उसको ओवर द इयर्स यूटिलाइज करोगे तो उसकी वैल्यू में फॉल आना है। और जो दूसरी बात तो ये डिस्चार्ज टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ द एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो इसको समझने के लिए आप ये देखो कि अगर आप एक गाड़ी खरीदते हो, आज मैं लेट से एक मिठाई की दुकान है और मिठाई की दुकान पे मैं सप्लाई करने के लिए मैंने एक जो है वो गाड़ी खरीदी है। अब वो जो मैंने गाड़ी खरीदी है, लेट से मैंने गाड़ी खरीदी 1 जनवरी 2014 को 10 लाख रुपए की, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये गाड़ी मुझे अगले 5 साल तक बेनिफिट देगी। बेनिफिट देने से क्या मुराद है कि अगले 5 सालों तक मेरी डिलीवरी में मेरी मदद करेगी, और इस गाड़ी के थ्रू, क्योंकि ये मेरे काम करने में मेरी मदद करेगी, बिजनेस लेके आएगी मेरे लिए और मेरे कस्टमर्स तक जो है वो गुड्स डिलीवर करेगी, मैं ये कहूंगा कि ये गाड़ी मुझे अगले 5 सालों तक रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प आउट करेगी। तो अगर कोई नॉन करंट एसेट जिससे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे उससे बेनिफिट अगले 5 सालों तक मिलेगा, मैं उससे अगले 5 सालों तक रेवेन्यू जनरेट करूंगा, तो उसकी जो कॉस्ट है वो सारी की सारी मैं पहले साल की इनकम स्टेटमेंट में एज एक्सपेंस ही दिखा दूंगा। मैं उसकी कॉस्ट को भी अगले 5 सालों में या जितने भी टाइम पीरियड तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं उस पर्टिकुलर नॉन करंट एसेट से बेनिफिट उठाने वाला हूँ, उतने सालों तक डिवाइड कर दूंगा। तो लेट से अगर ये जो मैंने गाड़ी ली है 5 साल, जिसको मैं अगले 5 सालों तक इस्तेमाल करूंगा, और ये 10 लाख रुपए की दी है, तो अब ये तो हमें पता है कि भाई मोटर व्हीकल 10 लाख रुपए ये एक नॉन करंट एसेट है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आशिर, ये जो 10 लाख रुपए की गाड़ी आई है, क्या ये आपका खर्चा हो गया नहीं हुआ? आपने जब 10 लाख रुपए की गाड़ी ली, आपका खर्चा हुआ नहीं हुआ? हो गया।
हो गया। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पूरा 10 लाख का खर्चा, नॉन करंट एसेट तो आप रिकॉर्ड कर ही कर रहे हो, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि खर्चा भी तो हुआ है ना भाई। और आप जब इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करोगे तो इसमें एक्सपेंस कितना दिखाओ, सवाल ये उठता है कि अब एक्सपेंस कितना दिखाओ। खर्चा तो आज की तारीख में 10 लाख रुपए का हुआ है, लेकिन क्या मैं अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हुए पूरे 10 लाख रुपए का खर्चा दिखा सकता हूँ आशीष? नहीं। क्यों नहीं दिखा सकता? भाई खर्चा हुआ है, तुमने ये कहा सर खर्चा हुआ है, तुमसे पहला मेरा सवाल यही था, क्या खर्चा हुआ है? तुमने बोला जी हुआ है। तो अब मैं पूछूं कि क्या मैं वो पूरा खर्चा इनकम स्टेटमेंट में, जो 2024 में अगर गाड़ी ली है तो 2024 की इनकम स्टेटमेंट में पूरा खर्चा दिखा दूं या ना दिखा दूं? तुम कह रहे हो नहीं, तो क्यों नहीं? उसके अलावा और खर्चे होंगे। नहीं नहीं, तो भैया और खर्चे होंगे तो वो तो होंगे ही होंगे, जो ये वाला खर्चा है इसको मैं एज अ एक्सपेंस दिखाऊं या ना दिखाऊं, ये सवाल है। अ, दिखाएंगे बिल्कुल। तो पूरा 10 लाख रुपए का खर्चा दिखा दूं कि भाई पहले साल ही अपने जो गाड़ी खरीदी, जिससे बेनिफिट अगले 5 सालों तक मिलेगा, वो पूरा का पूरा खर्चा पहले साल की 2024 पे अगर गाड़ी खरीदे तो 2024 की इनकम स्टेटमेंट में दिखा दूं कि भाई पूरा 10 लाख रुपए मेरा एक्सपेंस है। हम्म, तो भाई इसका बिल्कुल। जवाब ये है, इसका जवाब ये है कि एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट, आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा है? मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता था? मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता था एक्सपेंसेस और कि रेवेन्यूज कैलकुलेशन। हाँ, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज आर, हाँ, क्या कहा कॉन्ट्रा। तुमने? नहीं, ऐसा तो नहीं कहता था कुछ मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता था कि रेवेन्यूज ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर आर टू बी मैच्ड विद द एक्सपेंसेस ऑफ द सेम अकाउंटिंग ईयर। यानी कि हाँ अगर हाँ। आपने एक साल के अंदर जो रेवेन्यू कमाया है, जो इनकम जनरेट की है, उस रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, इनकम कमाने के लिए जो एक्सपेंस इनकर हुआ है, आपने दोनों को एक ही साल की इनकम स्टेटमेंट में लिखना है। तभी तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है, हमने बोला पढ़ा था कि भाई अक्रूवल और प्री पेमेंट का कॉन्सेप्ट इसी वजह से निकल के आता है, क्योंकि मैंने खर्चा तब रिकॉर्ड करना है, उस अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड करना है जिस अकाउंटिंग ईयर में मैंने इनकर किया है, या मैंने लेट से वो जो इनकम रिकॉर्ड करनी है वो उस अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड करनी है जिस साल मैंने एक्चुअल में कमाई है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उसके पैसे मुझे कम रिसीव हो रहे हैं, पहले रिसीव हो रहे हैं, बाद में रिसीव हो रहे हैं, या खर्चा जो है उसके लिए मैंने पहले से पे कर दिया था या मैं बाद में पे करूंगा, दैट डजेंट मैटर। आपने अपनी इनकम्स और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने किस अकाउंटिंग ईयर के अंदर उस इनकम को अर्न किया है या उस खर्चे को इनकर किया है। तो अब अगर आपने एक गाड़ी 10 लाख रुपए की 1 जनवरी 2024 को खरीदी है, जो कि आपको अगले 5 साल तक रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करेगी, सो अगर कॉमन सेंस को भी अप्लाई किया जाए यहाँ पे, सो इट डजेंट मेक एनी सेंस कि आप पूरे 10 लाख रुपए को की गाड़ी के खर्चे को जो है 2024 की इनकम स्टेटमेंट में एज अ एक्सपेंस दिखा दो। क्योंकि भाई हमने अभी जैसे मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर एक चीज आपको अगले कई सालों तक बेनिफिट दे रही है, तो आप ये कह रहे हो कि भाई बेनिफिट 5 सालों तक रिकॉर्ड करो, रेवेन्यू उससे आप अगले 5 सालों तक कमाओगे, अगले 5 सालों में रिकॉर्ड कर रहे हो, और खर्चा एक ही साल की इनकम स्टेटमेंट पर रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वो अनफेयर हो जाएगा। दैट वुड नॉट रिप्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस, क्योंकि आपने सारे के सारा खर्चा जो आपको अगले 5 सालों तक बेनिफिट देने वाला है उसको एक ही साल की इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लिया। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आपको, क्योंकि उस गाड़ी से अगले 5 साल तक बेनिफिट मिलने वाला है, तो आप उसकी कॉस्ट को भी अगले 5 साल तक स्प्रेड करके उसके पोर्शन को, अगर 10 लाख को 5 सालों में स्प्रेड करूं तो पर ईयर पे 2 लाख रुपए आ रहा है, तो पर ईयर आप 2 लाख रुपए जो है सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे हर साल, ताकि आप जो उस गाड़ी से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, जो इनकम कमा रहे हो, और जो उस गाड़ी से रिलेटेड खर्चा है, वो दोनों क्या हो जाए, वो दोनों मीट करे, यानी कि वो दोनों मैच करने चाहिए, एज पर स्टेटेड इन दी मैचिंग कॉन्सेप्ट, जो कि आपको ये कहता है कि भाई रेवेन्यूज ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर आर टू बी मैच्ड विद द एक्सपेंसेस ऑफ द सेम अकाउंटिंग ईयर। जो रेवेन्यू कमाने के लिए जिस अकाउंटिंग ईयर में जितना भी खर्चा हुआ है, वो उसी अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड होगा। तो अगर फिर गाड़ी तो हम आपकी, यूजफुल लाइफ एस्टिमेट करते हैं। एस्टिमेट करते हैं बिल्कुल कि भाई गाड़ी अगले 5 साल तक चलेगी, या आपने तो एक आप और बीच में भी सेल कर दो तो। आ, हाँ, तो आपने अभी एक वो पढ़ा था ना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, तो उसपे क्या था? उसपे यही तो था कि आप सारी चीजें जो आपकी एस्टिमेशन है, जो आपकी पॉलिसीज है,
जो आप जो सारी चीजें लेके चल रहे हो उस पर आपने कंसिस्टेंट रह हो। जो आपका सवाल है कि सर अगर पहले बेच दे तो बिल्कुल बेच सकते हो, वो फिर डिस्पोजल की कैटेगरी है, उसको भी हम लोग सीखेंगे कि भाई अगर हम गाड़ी को पहले बेच देते हैं या 5 साल से ज्यादा रख के बेचते हैं तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होगा, जब गाड़ी बिकती है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। वो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन लॉबली जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो इसी बेसिस पे चार्ज होगी कि पहले अगर गाड़ी की यूजफुल लाइफ 5 साल है तो मैं यही कंसिडर करूंगा कि पहले गाड़ी को 5 साल रख ले, और डेप्रिसिएशन भी 5 सालों के हिसाब से ही चार्ज होगी। भले फिर मैं 1 साल ही रख के गाड़ी को क्यों ना बाद में बेच दूं, दैट वुड नॉट इम्पैक्ट डेप्रिसिएशन। हाँ, तो उसका फिर सेपरेट ट्रीटमेंट होगा, वो हम लोग करेंगे। 1 मिनट देना, 1000 में फिर 10 मिनट। ओके। अच्छा जी, तो हम बात ये कर रहे थे कि भाई हमें मैचिंग कॉन्सेप्ट ने ये बताया है कि आपके जो खर्चे होने होते हैं वो दे शुड मीट विद द रेवेन्यूज ऑफ दैट सेम अकाउंटिंग ईयर, एंड दैट इज व्हाई हम जब भी एसेट एक कोई खरीदेंगे हम उसकी टोटल कॉस्ट को उसी साल की इनकम स्टेटमेंट में एज अ एक्सपेंस शो नहीं करेंगे, बल्कि हम उसकी कॉस्ट को ओवर इट्स यूजफुल लाइफ क्या कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे। एंड दीज आर द टू मेजर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन को सपोर्ट करते हैं। और ये थ्योरी का सवाल भी आता है कि भाई बताएं कौन से स्टेट टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट विच इंकरेजेस चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आपने फिर बताना होता है कि पहला कॉन्सेप्ट क्या है, प्रूडेंस, और दूसरा क्या है, मैचिंग। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, it is charged as per prudence concept because we are not exactly sure of the amount of loss in the value of non-current asset, and hence depreciation is an expected loss. And as per prudence concept, expected losses are to be recorded as soon as they are expected। अच्छा है ये भी क्या है, ये भी प्रोविजन, ये बात याद रखिएगा, अभी हम इसको और प्रोविजन की चीज को और डिस्कस करेंगे। ये है प्रोविजन ही। आपके एसेट की वैल्यू क्योंकि कितने से गिरी है ये थोड़ी आपको पता है। मैंने जो गाड़ी 50 लाख की ली थी, आज वो साल भर बाद या 2 साल भर बाद उसकी क्या वैल्यू, एग्जैक्टली क्या वैल्यू है, वो उसकी वैल्यू कितने से डिक्रीज हो गई, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। ये सब क्या है, ये एस्टिमेशन ही है। मैं एस्टिमेशन की बेसिस पे कह रहा हूँ कि भाई ये मुझे पता है इसकी वैल्यू के अंदर कुछ ना कुछ तो डिक्रीज आएगी आया है। अब मैंने लेट से पॉलिसी अपनी बनाई हुई कि भाई मैं हर साल 10% डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा, तो मैंने अगर 10 लाख की गाड़ी ली थी तो 10% से उसकी वैल्यू को मैं कहूंगा कि वो कम हो गई है, बट दैट वुड अगेन बी अ एक्सपेक्टेड लॉस। और इसी वजह से जब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं तो वी डोंट से कि हमने डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर दिया या डेप्रिसिएशन की एंट्री बना दी, वी से कि हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट के अंदर एंट्री बना दी। अब इवन जो अकाउंट भी बनाएंगे वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का होगा, तो इसके अंदर काफी सारी चीजें जो हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अंदर पढ़ी थी वही कैरी फॉरवर्ड होगी। क्यों? क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी एक्सपेक्टेड लॉस था, बस उस केस के अंदर फर्क ये था कि वी वर टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेड लॉसेस और अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, जबकि यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट expected losses in non-current asset or the fall in the value of non-current asset. Similarly, since we reap the benefits, ये पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ कि भाई why is it charged as per prudence concept, and then second concept यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है similarly since we reap the benefits from non-current assets for a long period of time, therefore its cost must spread over its time life, over its lifetime, and as per matching concept expenses of one accounting period are to be matched with the revenues of that period। ये वही बात हो गई कि भाई क्योंकि तुम फायदा उससे कई सालों में उठाने वाले हो, तो इट इज नॉट फेयर कि तुम उसकी कॉस्ट को सिर्फ 1 साल की इनकम स्टेटमेंट पर रिकॉर्ड कर दो, तुम्हें उसकी कॉस्ट को भी जितने सालों में तुम उससे बेनिफिट, जितने सालों के अंदर तुम उससे बेनिफिट उठाओगे उसकी कॉस्ट को भी उतने सालों में डिवाइड करके एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा। सो डेप्रिसिएशन की दो डेफिनेशंस पढ़ी हमने। इट इज अ ग्रेजुअल फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट which is charged as per prudence concept, because prudence concept states that profits and assets should never be overstated, and expected losses should be recorded as soon as they are expected। And secondly, जो अपने दूसरी definition पढ़ी, it is that it is charged, depreciation is charged to spread the cost of the asset over its useful life, because as per matching concept, revenues and expenses of one accounting year are to be matched, revenues of one accounting year are to be matched with the expenses of same accounting year। और इसी वजह से क्योंकि हम उस नॉन करंट एसेट से फॉर अ लाइफ, फॉर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, फॉर अ कपल नंबर ऑफ इयर्स हम उससे बेनिफिट उठाएंगे, तो उसकी कॉस्ट को भी ओवर द यूजफुल लाइफ, ओवर द नंबर ऑफ इयर्स हमें स्प्रेड करके इनकम स्टेटमेंट में एज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई व्हाई डज एसेट्स लूज देयर वैल्यू, हमें डेप्रिसिएशन चार्ज ही क्यों करनी है? क्योंकि इनिशियल तो लॉजिक यही है ना कि एसेट अपनी वैल्यू लूज करेगा। तो एक थ्योरी का सवाल ये भी आता है कि व्हाई डज एन एसेट लूजेस इट्स वैल्यू, तो उसके बहुत कॉमन सेंस वाले आंसर है, भाई आप एसिड यूज करोगे एक तो वैल्यू सवाल। गिरेगी। जी जी बोले। अ, अभी अभी जो आपने गाड़ी की एग्जांपल दी थी उसके अंदर हम कैसे हम रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को मैच कर रहे हैं?
एक ही अकाउंटिंग पीरियड में। क्योंकि बेटा देखो, जब आपके पास गाड़ी 5 सालों तक है तो आप उस गाड़ी से बेनिफिट ये मत समझो कि मैं बैठ के किताब लेके बैठ जाऊंगा कैलकुलेटर लेके कि गाड़ी से कितना रेवेन्यू आया, ऐसा नहीं है। जो कॉन्सेप्ट अंडरलाइन जो प्रिंसिपल है वो ये है कि क्योंकि गाड़ी मुझे मदद कर रही है अगले 5 सालों तक रेवेन्यू कमाने में, तो उससे रिलेटेड हाँ जो खर्चा है वो भी अगले 5 सालों तक डिवाइड होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं समझना कि मैं बैठ जाऊंगा कि भाई गाड़ी की वजह से मैंने कितना रेवेन्यू कमाया है या मेरा गाड़ी की वजह से कितना जो है वो खर्चा हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। जो ओवरऑल जो प्रिंसिपल जो अप्लाई हो रहा है वो यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर फायदे अगले 5 सालों तक हैं तो कॉस्ट को भी अगले 5 सालों तक डिवाइड करो। अगर फायदा अगला 10 सालों तक है तो कॉस्ट को भी अगले 10 सालों पे डिवाइड करो। और ये जब आप डिवाइड कर रहे हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि भाई जितना अगर 10 सालों तक इससे बेनिफिट मुझे मिल रहा है तो उसी तरीके से मैंने 10 सालों में इसकी कॉस्ट को भी स्प्रेड कर दिया है, मेकिंग श्योर कि जो रेवेन्यूज मैं उस पर्टिकुलर नॉन करंट एसेट से कमा रहा हूँ और जो खर्चा उस नॉन करंट एसेट का है वो दोनों हर उस अकाउंटिंग ईयर के अंदर प्रेजेंट है जिस अकाउंटिंग ईयर में मुझे उससे बेनिफिट मिला है। ठीक है। अच्छा, तो जब हम कोई कोई नॉन करंट एसेट परचेज करते हैं तो हम्म। हम देखते हैं उसे कितना टाइम तक यूज करेंगे। हाँ, तो फिर उसके उसके एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ आप एस्टिमेट कर दोगे, ये कितने एस्टिमेट इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है और उसके हिसाब से उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही। तो व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस और कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन? पहला आपने देखा भाई, यूजेज यूज करेंगे तो वैल्यू लूज होगी, डैमेज जाहिर सी बात है यूज करते हुए डैमेज होगा उससे भी वैल्यू लूज होगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से पुरानी जो चीज होगी उसकी वैल्यू लूज हो जाएगी, ऑब्सोलीटनेस जाहिर सी बात है जब नई चीज आएगी तो पुरानी चीज जब ऑब्सोलीट हो जाती है तो भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वेयर एंड टेयर अगेन यूजेज की वजह से आपकी गाड़ी के अंदर जो है खराबियां आएंगी, वेयर एंड टेयर, और टाइम फैक्टर ये स्पेशली टेक्नोलॉजिकल आइटम्स के अंदर जो है एप्लीकेबल होता है कि भाई वक्त के साथ साथ आपकी चीज पुरानी होती जा रही है और वक्त के साथ साथ जो है चीज अपनी वैल्यू खोती जा रही है, भले आप उसको इस्तेमाल नहीं भी कर रहे। मैं अगर आज एक लेटेस्ट मोबाइल लाके अपने ब्रांड न्यू डब्बा पैक ही लाके जो है अलमारी में डाल देता हूँ और अगले 5 साल निकालूंगा तो 5 साल बाद उसकी वो वैल्यू थोड़ी रहेगी जो 5 साल पहले थी। एंड सेम गोज फॉर कार, मैं अगर एक कार गाड़ी लाके आज जो है गैरेज में खड़ी कर दूं और उसको बिल्कुल ना चलाऊं और 5 साल बाद निकालूं तो 5 साल बाद उसकी वो वैल्यू थोड़ी रहेगी जो आज उसकी वैल्यू है। सो टाइम फैक्टर की वजह से भी नॉन करंट एसेट्स अपनी वैल्यू लूज कर जाते हैं। देन मूविंग अहेड, ये तो बात हो गई भाई, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। अब जरा बात करते हैं कि मेथड्स कितने हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होगी, मेथड्स कैसे कितने हैं उसको निकालने के। तो यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की रिवीजन भी दी हुई है कि भाई आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, रेवेन्यूज ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर आर टू बी मैच विद द एक्सपेंसेस ऑफ द सेम अकाउंटिंग ईयर, और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आर द एक्सपेक्टेड लॉसेस व्हिच आर टू बी रिकॉर्डेड एज सून एज दे आर एक्सपेक्टेड। तो अब जरा देख लेते हैं कि भाई मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन कितने हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करी जाएगी। कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के पीछे कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सपोर्ट कर रहे हो, क्या लॉजिकल रीजनिंग है और किस वजह से डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अब हम देख रहे हैं कि मेथड्स कितने हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के।